हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स डेस्टिनी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग बिहार जीके प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। 14 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। ये बिहार का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। थोड़ी मेरी आवाज़ का इशू है, तबीयत सही ना होने के चक्कर में आवाज़ थोड़ा दोस्तों कंप्रोमाइज़ कीजिए। बाकी आने वाले 2-4 दिनों में आवाज़ सही हो जाएगी तो सही वीडियो आएंगी, ठीक है। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए ये सेट नंबर 15 है, इसे देखेंगे अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन है कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण देने की सिफारिश की थी। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थुंगन समिति थी दोस्तों, थुंगन समिति, जिसने पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण देने की सिफारिश की थी। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो ये थुंगन समिति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य का जो वित्त आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि राज्य के जो वित्त आयोग हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 40 में बात की गई है और ये क्या है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी है दोस्तों। अनुच्छेद 40 क्या है? एक डीपीएसपी है और गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या हैं। जो राज्य का महाधिवक्ता है उससे संबंधित आवश्यक अर्हताएं क्या हैं? वह भारत का नागरिक हो। जी हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया हो। जो महाधिवक्ता है कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो और किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। जी हाँ, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। डी बिल्कुल सही आंसर है कि राज्य महाधिवक्ता के संबंध में आवश्यक अर्हताएं ये सभी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। राज्य की जो महिला आयोग है उसके क्या क्या कार्य हैं? ये है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। जी हाँ, ये कार्य है इनका। महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, ये भी बिल्कुल कार्य है राज्य महिला आयोग का। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। जी, राज्य सरकार को महिलाओं से जो भी सुरक्षा हुई है उनसे संबंधित प्रतिवेदन राज्य सरकार को देना। इस प्रकार हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक राज्य महिला आयोग के कार्य यानी कि वर्क हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो नगर निकाय हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितनी है। बिहार में दोस्तों कितने प्रमंडल हैं और कितने अनुमंडल हैं? तो आपको याद होगा बिहार तथ्य संग्रह हमने आपको कराई है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 101 अनुमंडल हैं। बहुत अच्छी ट्रिक से आपको याद कराया, ठीक है। आप जाके बिहार तथ्य संग्रह देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दी गई है। उसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है। विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा वो कौन बुलाएगा दोस्तों? तो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र, स्पेशल सेशन बुलाए जाने का शक्ति निहित होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी अनिवार्य है। संवैधानिक जो प्रावधान हुए हैं उसके अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए विधान परिषद में? तो दोस्तों इसका सही आंसर न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए। विधान परिषद में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए वो 40 होनी चाहिए, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो बिहार में कहाँ पाई जाती हैं? तो बिहार का एक छोटा सा मैप बनाएंगे। मान लीजिए ये बिहार है, ये बिहार है और धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये पाई जाती है। तो ये बिहार का कौन सा एरिया हो गया? तो ये दक्षिण पश्चिम एरिया हो गया। तो 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का दक्षिणी पूर्वी धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो पाई जाती हैं वो दक्षिण पूर्वी में पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी में ये वाला धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, इस वाली विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानें दक्षिण पूर्वी में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी में एरिया में बिहार की धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी से नहीं मिलती है। कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा के उत्तर में नहीं मिलती है। बलान मिलती है दोस्तों, कमला मिलती है और कर्मनासा। कर्मनासा गंगा के दक्षिण से मिलती है। सही आंसर 11 का सी हो जाएगा दोस्तों। कर्मनासा दक्षिणी गंगा की नदी है, गंगा के दक्षिणी एरिया की नदी है। उसके बाद फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है। जो फल्गु नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, कौन सा उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर पठार से फल्गु नदी निकलती है। कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से फल्गु नदी निकलती है। याद रखना 71वीं बीपीएससी में कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल पूछा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक का दिन में हम बीपीएससी के जितने भी PYQ आए हैं सारे कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, तबीयत सही ना होने के कारण भी मैं आपकी क्लासेस सारी करा रहा हूँ ताकि आपके सारे टेस्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएं। तो आपका भी ये दायित्व बनता है मेरे भाई कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए और आप अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर पाएँ। अगर आपने टेस्ट छूटे हैं आपके तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारे टेस्ट को प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड बिहार से गर्म जल कुंड है। कौन सा ऐसा जल कुंड है जो सबसे गर्म जल कुंड है बिहार में। तो दोस्तों ब्रह्मा कुंड, ब्रह्मा जो है सबसे ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो ब्रह्मा कुंड क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है। ठीक है, तो कौन सा जल कुंड बिहार का सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है, तो इसका सही आंसर ब्रह्मा कुंड हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2007 में की गई थी। 2007 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2007 में की गई है। उसके बाद बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं। बिहार को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो 3 भूकंपीय क्षेत्र बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन जो अभ्यारण्य है वो दोस्तों भागलपुर में बनाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। विक्रमशिला जो गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो भागलपुर में बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोडमैप योजना कब शुभारंभ किया गया। प्रथम कृषि रोडमैप योजना कब स्टार्ट की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2008 में स्टार्ट की गई है प्रथम कृषि रोडमैप। वर्तमान में 4th कृषि रोडमैप चल रहा है, इसका आप ईयर बताइए कब से कब तक है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का एकमात्र कौन सा ज़िला है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है। बिहार का एकमात्र ज़िला है जहां पर इरी रेशम का उत्पादन होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर बेगूसराय हो जाएगा। जी हाँ, बेगूसराय में इरी रेशम का उत्पादन होता है। एकमात्र ज़िला है बिहार का जहाँ इरी रेशम का उत्पादन होता है, वो कौन सा है, बेगूसराय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। बिहार का पहला जो इंग्लिश का दैनिक समाचार पत्र है वो कौन सा है, इसका सही आंसर सर्च लाइट हो जाएगा। सर्च लाइट, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र सर्च लाइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों इसका सही आंसर 1999 हो जाएगा। 1999 में जयप्रकाश नारायण को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को 1962 में प्रदान किया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को भी याद रखना। बिहार के जितने भी हैं उन्हें सबको याद रखना है। 2011 क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या कितना प्रतिशत है। बिहार में जो नगरीकृत जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर 11.3% नगरीकृत जनसंख्या पाई जाती है बिहार में। 11.3% नगरीकृत जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों बिहार में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में पाया जाता है, फिर पटना में पाया जाता है, उसके बाद दरभंगा में पाया जाता है।
सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है वो शिवहर में पाया जाता है, पटना में पाया जाता है, फिर दोस्तों दरभंगा में पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 23 कि गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। गन्ने से जो गुड़ उत्पादन होगा उसे उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला राज्य जो बना है वो बिहार बना है। गन्ने से जो भी गुड़ उत्पादन होगा उसको इंडस्ट्रियल का दर्जा देने वाला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बिहार बन गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 168, आर्टिकल 168 के तहत द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। राज्यों की द्विसदनीय व्यवस्था आर्टिकल 168 के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। जो विद्युत का रेल कारखाना है वो दोस्तों कहाँ है। तो इसका सही हो जाएगा मधेपुरा में विद्युत रेल कारखाना स्थित है। कहाँ है दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर कौन था। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 1857 के विद्रोह के समय पटना का जो कमिश्नर था विलियम टेलर था। कौन था, विलियम टेलर, और इसने दमन किया 1857 के विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया। पटना में लगान परिषद का गठन किया गया, और इसका गठन दोस्तों कब किया गया, इसका सही आंसर आप बताएं। पटना में लगान परिषद का गठन 1770 में किया गया था। लगान परिषद, पटना में लगान परिषद का गठन 1770 में किया गया था। उसके बाद क्या है 28 नंबर क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा को दोस्तों कब सोते हुए पकड़ा गया, 3 फरवरी सन 1900 को इन्हें पकड़ लिया था सोते हुए। 3 फरवरी सन 1900 को इन्हें सोते हुए पकड़ा था। सही आंसर भी हो जाएगा कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा, 3 फरवरी 1900 को पकड़ा था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29 कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने रखा था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था, इसमें पृथक बिहार के गठन का प्रस्ताव रखा तो मोहम्मद फ़खरुद्दीन जी ने रखा था। सही आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद फ़खरुद्दीन जी ने रखा था। ठीक है, तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके जहन और आपके दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से क्वेश्चन बैठ जाए। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने रखा था। 30 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30 कि बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय कारखाने की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका श्रीमती अधोर कामनी देवी ने की थी। बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती अधोर कामनी देवी ने की थी। सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। 1928 में, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था, उसमें बैठक लिया था किसने, कौन सा बिहार का ऐसा क्रांतिकारी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फणींद्र नाथ घोष। फणींद्र नाथ घोष जो थे वो बिहार के क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में हिस्सा लिया था। बाद में ये सरकारी गवाह बन जाते हैं। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 में हुआ था और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में हुआ था दोस्तों, 1924 में, याद रखना। कन्फ्यूज करने वाला ये थोड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था। पटना का जो अंतिम बहावी नेता था उनका नाम अहमदुल्ला था। क्या था, अहमदुल्ला था दोस्तों। पटना का अंतिम बहावी नेता का नाम अहमदुल्ला था, अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह कहाँ से गिरफ्तार किए गए थे। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बेगूसराय हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान।
नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजन कब हुआ? पटना में एक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, और वो दोस्तों कब हुआ? तो इसका सही आंसर 1929 हो जाएगा। 1929 में पटना अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजन किया गया, 1929 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1921 को। 22 दिसंबर 1921 को होता है। असहयोग आंदोलन के समय प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन जो होता है वो कब होता है? तो ये 22 दिसंबर 1921 को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर 1921 को होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार प्रांतीय प्रोविजनल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार के प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी सजानंद थे। स्वामी सजानंद बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सजानंद जी थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सजानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल कब गठन हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ दोस्तों? सही आंसर 20 जुलाई 1937 हो जाएगा। 20 जुलाई 1937 बिल्कुल सही आंसर है, सी। 20 जुलाई 1937 को बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन किया गया था मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। उसके बाद श्री कृष्ण जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जेपी जो थे वो किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? कौन सा ऐसा सिख गुरु था जिसने बिहार में भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव जो थे सिख धर्म के पहले संस्थापक थे, या सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम बिहार में भ्रमण किया था, गुरु नानक देव ने। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया था? धर्मस्वामी, इति सिंह, फाहियान, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर इब्न बतूता हो जाएगा। इब्न बतूता ने जो था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया था, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी धर्मस्वामी, इति सिंह और फाहियान ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? बिहार का शासक था मलिक इब्राहिम, जिसे मलिक बयां के नाम से भी जाना जाता था। वो किस वंश से संबंधित था? तो सही आंसर तुगलक वंश हो जाएगा। तुगलक वंश से संबंधित रखता था, जिसका नाम मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 जो है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? मगध के ऐसा कौन सा परवर्ती शासक था गुप्त वंश का जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर आदित्य सेन हो जाएगा दोस्तों, आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवित गुप्त आपको पता है ये परवर्ती मुगल वंश के परवर्ती गुप्त शासकों में अंतिम शासक हुए हैं। जीवित गुप्त हम लोग पहले ही देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? प्रयाग जो प्रशस्ति है उसमें किस सम्राटों के विजय की चर्चा की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त के की गई है। ठीक है, समुद्रगुप्त की गई है। प्रयाग प्रशस्ति में किसने लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के राजकवि हर्षण ने लिखी है। हर्षण ने लिखी है। ठीक है। किस शासक ने वैशाली के लक्ष्मी राजकुमार कुमार देवी से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली के लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो कुमार देवी किसकी पत्नी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। याद रखना, इन शासकों की पत्नियां दे देते हैं और क्रम पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको सभी पत्नी जितने शासक हैं उनकी एक दो की पत्नियों का नाम याद रखना है। कुमार देवी जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 45 मगध के
किस शासक द्वारा गंगा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया गया था? कौन सा ऐसा शासक था जिसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों 45 का बी हो जाएगा, उदयन ऐसा शासक था। ठीक है, उदयन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। उदयन जो था वो किसका शासक था? मौर्य वंश का शासक था, अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन करता है, पाटलिपुत्र नगर का बसाता है। ठीक है, उदयन करता है। ये भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है दोस्तों, इसीलिए मौर्य वंश को प्रत्यहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है वो दोस्तों संगम पर किसने, अगर स्थापना की बात करें तो वो कालाशोक हो जाएगा। पाटलिपुत्र को स्थायी रूप से स्थापित या स्थापना का श्रेय पाटलिपुत्र को इसका कालाशोक को दिया जाता है, लेकिन प्रथम बार राजधानी अपनी कौन बनाता है? उदयन बनाता है। ये आपने नहीं पढ़ा हो तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बिहार तत्व संग्रह, इसमें बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कवर कराई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक के नाम से जाना था? कौन सा हर्यक वंश का ऐसा शासक था जब कुड़िक के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता है और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासन पर बैठा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है दोस्तों कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ लेख नहीं है। कौन से नहीं है? बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो कौन से नहीं है? लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़, रुम्मनदेही या रामपुरवा? तो इसका सही आंसर दोस्तों रुम्मनदेही अभिलेख जो है वो नहीं है। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक का जो लेख है वो रुम्मनदेही नहीं है, ये रुम्मनदेही गुजरात से प्राप्त हुआ है। बाकी लौरिया, आर्यराज, नंदनगढ़ और रामपुरवा ये अभिलेख हमें कहाँ से, बिहार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी माना गया है? प्रचंड सेना का स्वामी माना गया है। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महापद्मनंद के बारे में जिक्र मिलता है, प्रचंड सेना का प्रतापी राजा या माना जाता है। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन कहा गया है? किसे? महापद्मनंदन को। ठीक है, महापद्मनंद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के काल में हुआ था? पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ था दोस्तों वो किस गवर्नर के काल में हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में हुआ था। गोलघर का निर्माण कब होता है? 1774 के आसपास जब अकाल पड़ता है, 1774 के आसपास जब अकाल पड़ता है तब दोस्तों पटना में गोलघर की स्थापना का बात चलती है। उस टाइम भारत में गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है आज का, 50 नंबर क्वेश्चन कि तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य रचना की थी? तो तिरहुत के वैनवार वंश, अब याद रखना जो विद्यापति जी हैं उन्होंने तिरहुत के एक वंश में रचना की थी, इसका नाम था वैनवार वंश, और शासक का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, शिव सिंह। शिव सिंह बिल्कुल सही आंसर है। वैनवार वंश के शिव सिंह शासक था जिसमें विद्यापति ने अपनी काव्य रचना की थी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको ये वीडियो आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा आपसे निवेदन है, आप अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे टेस्ट करवा दिए गए हैं, ये प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है भाइयों। आप अगर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपकी अभी की सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपके आसपास आपकी फैमिली में 2-4 मोबाइल हैं दोस्तों, उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपका आभारी रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।